फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत होती है आर्टिकल 12 के साथ और समापन होता है आर्टिकल 35 पर। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आपका पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। और आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 14 से, राइट टू इक्वालिटी के साथ। लेकिन उससे पहले आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा दी हुई है। स्टेट की परिभाषा फंडामेंटल राइट्स से भी पहले दी हुई है, क्योंकि आपके लिए ये जानना जरूरी है कि स्टेट क्या है। और वो इसलिए जानना जरूरी है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आप स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्स करते हैं। आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके अगेंस्ट जस्टिशिएबल हैं? वो स्टेट के अगेंस्ट जस्टिशिएबल हैं। स्टेट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, उन्हें वायलेट करता है, तो आप अदालत का दरवाजा जो है वो खटखटा सकते हैं, आर्टिकल 32 के अंदर या आर्टिकल 226 के अंदर। लेकिन फंडामेंटल राइट्स बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा पार्ट है, उसको हम धीरे धीरे समझेंगे। उससे पहले हम कॉन्सिक्यूटिवली जाएंगे, सक्सेसिवली जाएंगे। पहले हम आर्टिकल 12 को समझेंगे कि स्टेट क्या है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पीडी श्यामदासानी वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लियर किया कि जो पिटिशनर है वो अपनी जो क्लेम है उसने वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अगेंस्ट की थी, जो कि एक प्राइवेट बॉडी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डिड नॉट कम अंडर द नॉमेनक्लेचर ऑफ स्टेट। स्टेट के अंतर्गत ये बैंक नहीं आता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये क्लियर किया कि यहाँ पर हम आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आपके जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है ये किसी प्राइवेट पार्टी ने किया है, न कि किसी स्टेट ने। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स को समझने से पहले, वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लें कि स्टेट क्या है। तो देखिए, आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा तो दी हुई है, बताया गया है कि आर्टिकल स्टेट क्या है। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें सबसे पहले तो ये कहा गया कि जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव है और पार्लियामेंट है, यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद प्लस जो संसद है, संसद के जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसके जितने भी सदस्य हैं वो स्टेट हैं। उनके बाद राज्यों की अगर हम बात करें तो राज्यों में भी एग्जीक्यूटिव होती है, लेजिस्लेचर होती है, यानी कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद और जो स्टेट का लेजिस्लेचर है। अगर यूनिकैमरल है तो एक सदन के सदस्य होंगे, अगर बाई कैमरल है तो दोनों सदनों के सदस्य होंगे। तो ये सब स्टेट में आ जाते हैं। इनके बाद लोकल एंड अदर अथॉरिटीज का नाम आया है। लोकल एंड अदर अथॉरिटीज अंडर द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अंडर द टेरिटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पर दो चीजें आती हैं, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज। तो लोकल अथॉरिटीज में यहां पर भी एक कोर्ट की रूलिंग आई है, जहां पर कि बताया गया है कि लोकल अथॉरिटीज में क्या क्या आता है। कोर्ट की रूलिंग नहीं है, जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन 331 बताता है कि लोकल अथॉरिटीज में क्या क्या आता है। तो इसमें म्युनिसिपल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आते हैं, पंचायत आती हैं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट आते हैं और माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स आते हैं। तो जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन 331 आपको क्लियर कर देता है कि लोकल अथॉरिटीज क्या है। अब जनरल क्लॉजेस एक्ट जिन्हें ना पता हो उन्हें बता दूं कि देखिए, हर लॉ में, हर एक्ट में एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है, और इंटरप्रिटेशन क्लॉज में उस एक्ट में यूज किए हुए टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी को समझाया जाता है। एक तरह से उस एक्ट की वो एक डिक्शनरी होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स जिनके मीनिंग नहीं दिए होते हैं उस टर्मिनोलॉजी में, उस इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, तो उसको हम जनरल क्लॉजेस एक्ट में देख लेते हैं। तो हमने देख लिया कि लोकल अथॉरिटीज में क्या क्या चीजें आ रही हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट के अनुसार। तो इसमें आ रहा है म्युनिसिपैलिटीज,
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत इंप्रूवमेंट ट्रस्ट और माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स। तो लोकल अथॉरिटीज का तो अंदाजा हमें लग जाता है कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब याद रखिए ये सारी चीजें स्टेट ही गिनी जाएंगी। अगर इनके द्वारा किसी सिटीजन का या किन्हीं केसेस में नॉन सिटीजन्स का भी अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को अवेल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अदर अथॉरिटीज की। तो अदर अथॉरिटीज का जो मामला है वो थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि वहां पर एक पूरा केस लॉ का मतलब काफी सारी श्रृंखलाएं हैं वादों की, जिसमें मतलब कोर्ट ने एट डिफरेंट टाइम्स निर्णित किया है कि क्या स्टेट है और क्या स्टेट नहीं है। तो आज हम इसको केस लॉज की मदद से समझ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेट में क्या क्या आता है। तो देखिए सबसे पहले उससे पहले देखिए एक केस लॉ लोकल अथॉरिटी को लेकर भी है मेरे पास, मोहम्मद यासीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी, और इसका साइटेशन है AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि म्युनिसिपल कमेटी के द्वारा एक जो प्रेस्क्राइब्ड फीस होलसेल डीलर के ऊपर लेवी की जा रही है, वो जो बाई लॉ है वो अपने आप में एक स्टेट ऑर्डर है, और उसका प्रभाव ये हो रहा है कि वो होलसेल डीलर का जो पूरा का पूरा बिजनेस है उस पर स्टॉपेज लगा दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपल कमेटी है, ये एक स्टेट की संज्ञा को प्राप्त करती है, और यहाँ पर फंडामेंटल राइट की रेमेडी जो है वो बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि म्युनिसिपल कमेटी जो है यहाँ पर वो एक स्टेट है। अब हम आ जाते हैं अदर अथॉरिटीज पे। तो अदर अथॉरिटीज की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले एक केस आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का केस। बहुत फेमस केस है इस क्रोनोलॉजी को समझने के लिए। अदर अथॉरिटीज में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। अब इसमें मद्रास की हाई कोर्ट के सामने ये मामला आया, और मद्रास की हाई कोर्ट ने ये कहा कि इसको हम अदर अथॉरिटीज को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे समझेंगे कि अदर अथॉरिटीज के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आ सकती हैं। तो इसमें इन्होंने इंटरप्रिटेशन का एक रूल लगाया, एजुस्डेम जॉनरिस। एजुस्डेम जॉनरिस का मतलब होता है कि अगर किसी कैटेगरी में पहले दी गई चीजों के नाम है और उसके बाद एक्सेट्रा लगा दिया गया या ऐसा कुछ लगा दिया गया, तो बाद की जो चीजें हैं वो उसी नेचर की होंगी। मतलब पहले की जो चीजें मेंशन्ड हैं उसी नेचर की चीजें होंगी बाद में भी, भले उनका नाम नहीं दिया गया है। तो एजुस्डेम जॉनरिस का इन्होंने यहाँ पर नियम लगा दिया, जिसको कि बाद में इसको ओवर रूल किया गया। इसको ओवर रूल किया सुप्रीम कोर्ट ने उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में। तो उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस है 1967 सुप्रीम कोर्ट का केस है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर एजुस्डेम जॉनरिस का नियम नहीं लगेगा, क्योंकि जिन एंटिटीज की बात करी गई है आर्टिकल 12 में, उनमें कोई कॉमन जीनस रन ही नहीं कर रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत रिस्ट्रिक्ट भी कर देंगे आर्टिकल 12 की डेफिनेशन को। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लैंडमार्क केस है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक विस्तृत विवेचना की अदर अथॉरिटीज की, और कहा कि जो भी अथॉरिटीज या जो भी एंटिटीज कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएटेड हैं या किसी भी स्टैच्यूट के द्वारा क्रिएटेड है, स्टैच्यूट यानी एक्ट, पार्लियामेंट का या स्टेट का कोई भी एक्ट है, अगर उसके द्वारा कोई किसी बॉडी की कंस्टिट्यूशन हुई है, संरचना हुई है, तो वो बॉडी स्टेट कहलाएगी, जिसके ऊपर उस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या स्टैच्यूट के द्वारा जिससे उसकी रचना हुई है किसी तरह की पावर कन्फर होती है उस एंटिटी के ऊपर, तो वो बॉडी जो होगी, वो कॉर्पोरेशन जो होगा, वो एंटिटी जो होगी, वो स्टेट कहलाएगी। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल के केस में एक चीज ये ऐड की गई कि
जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट या सोवरन फंक्शन हो उस एंटिटी का, जो कि जो पहला केस हमने देखा था मद्रास वाला, उसमें हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने ये कहा था कि गवर्नमेंट या सोवरन फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि एजुस्डम जॉनरस का हम रूल लगा रहे हैं। तो इसको ओवर रूल किया गया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान के केस में, और कहा गया कि गवर्नमेंट या सोवरन फंक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कोई बॉडी कंस्टिट्यूट हुई है, कोई इनकॉर्पोरेशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, या किसी स्टैट्यूट के द्वारा कंस्टिट्यूट हुआ है, तो वहां पर वो जो एंटिटी है वो स्टेट कहलाएगी। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान के केस की बात करें तो यहां पर कोर्ट ने बड़े अच्छे से समझाया कि देखिए, स्टेट जो है इसकी डेफिनेशन को हमें वाइड करना होगा, और जितनी भी एंटिटीज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या स्टैट्यूट के द्वारा जो क्रिएटेड हैं, उनको हम स्टेट मानेंगे। अच्छा, इसी सिलसिले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कहा गया कि वो भी स्टेट है, क्योंकि वो भी अपने ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर सकता है, किसी भी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है। और ये होल्ड किया गया था परमात्मा सरन वर्सेस चीफ जस्टिस के केस में। साइटेशन है AIR 1964 राजस्थान, तो इसको आप देख सकते हैं। प्रेसिडेंट को भी कहा गया कि जहां पर वो आर्टिकल 359 के अंतर्गत कोई ऑर्डर जारी करते हैं, तो वहां पर प्रेसिडेंट भी स्टेट की संज्ञा में आते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो डिसीजन था, उसने शांताबाई के केस को ओवर रूल किया, जहां पर कि ये कहा गया था कि एक यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आती है। और इस प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए, पटना हाई कोर्ट ने ये रूलिंग दी कि पटना यूनिवर्सिटी जो है वो एक स्टेट है। इसके बाद देखिए, एक अनदर इम्पोर्टेंट केस जो आया, लैंडमार्क केस आया, वो था सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जो टेस्ट ले डाउन किया था ये चेक करने के लिए कि स्टेट है कि नहीं कोई एंटिटी, उसी को इसमें भी आजमाया, इसको फॉलो किया। और यहां पर 4:1 की मेजोरिटी से रूलिंग आई, जिसमें जस्टिस अलागिरी स्वामी ने डिसेंट किया। तो 4 जजों ने इसके फेवर में ही बात की और कहा कि जो ब्रॉड टेस्ट ले डाउन किया गया था राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के केस में, वही फॉलो किया जाएगा। और इसी तरह से इसी तर्ज पर ONGC, LIC, IFC, ये सारी अथॉरिटीज जो हैं वो आर्टिकल 12 के अंदर ही बताई गई, अलग अलग केसेस में ऑफ कोर्स। लेकिन अगेन देखिए, ये भी जो डेफिनेशन दी थी राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने, वहां पर भी प्रॉब्लम ये थी कि जो स्टेट की डेफिनेशन थी वो अब भी नैरो थी, क्योंकि केवल कॉन्स्टिट्यूशन या स्टैट्यूट क्रिएटेड एंटिटीज को ही हम स्टेट मान रहे हैं इस रूलिंग के द्वारा। तो इसको भी कहीं ना कहीं नैरो ही माना गया, नैरो माइंडेड माना गया। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये बताया गया कि पहले जो एक स्टेट होता है वो एक पुलिस स्टेट होता था, पर धीरे धीरे पुलिस स्टेट से वो एक वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ता है। मतलब जैसे हमारी कंट्री है, वो उसका यही तो काम नहीं है कि केवल लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित करे, लोगों की वेलफेयर को देखना। वेलफेयर स्टेट का ये भी काम है कि वो लोगों के वेलफेयर को देखे, लोगों की भलाई के लिए काम करे, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए काम करे, और भी सोशल कॉजेज के लिए काम करे। तो अब ऐसी स्थिति में अगर हम इतनी नैरो डेफिनेशन बना देते हैं स्टेट की, क्योंकि स्टेट के मल्टीफेरियस फंक्शंस हो जाते हैं, स्टेट केवल 1-2 काम नहीं करता, वो तमाम तरह के काम करता है, वो बिजनेस भी करता है, वो ट्रेड भी करता है, वो सोशल प्रोग्राम्स भी चलाता है, वो रिसर्च प्रोग्राम्स भी चलाता है, वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी चलाता है, और वो हर तरह के काम करता है। तो वहां पर अगर हम स्टेट की डेफिनेशन को बहुत सीमित कर देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर लोग, बहुत सारी एंटिटीज जो एक्चुअली गवर्नमेंट के लिए काम कर रही होंगी, उनके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट नहीं हो पाएगा।
ठीक है। तो इसलिए धीरे धीरे एक ये चीज इवॉल्व हुई कि स्टेट हर वो एंटिटी कहलाएगी जो स्टेट की एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटेलिटी के रूप में काम कर रही है। स्टेट की एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटेलिटी के रूप में काम कर रही है। अब स्टेट की एजेंसी क्या है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या है, इसको भी बताया गया है कोर्ट के द्वारा, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी के केस में, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केस में जस्टिस भगवती ने होल्ड किया। उन्होंने वही ब्रॉडर टेस्ट अपनाया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला, और उन्होंने कहा कि सुखदेव वर्सेस भगत राम, क्योंकि वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला ही जो प्रेसिडेंट था वो फॉलो हुआ था। तो अगेन सुखदेव वर्सेस भगत राम वाले प्रेसिडेंट को फॉलो करते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी के केस में भी एयरपोर्ट अथॉरिटी को स्टेट माना गया, और ये कहा गया कि चाहे वो एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो एक गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे वो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी ही क्यों ना हो, ये सारी जो एंटिटीज हैं ये स्टेट के अंतर्गत ही आती हैं। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी की अगर हम बात करें इस केस में, तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये पूरी पावर थी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास ये पूरी पावर थी कि वो चेयरमैन को इलेक्ट करें, साथ ही साथ जो अदर मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करें, और जो ऑफिशियल्स हैं, जो अथॉरिटी के कोई भी मेंबर हैं, उनको टर्मिनेट भी कर सकते थे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग। इसके अलावा जो कैपिटल नीडेड था वो भी कंप्लीटली स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड किया जा रहा था एयरपोर्ट अथॉरिटी को। तो ऐसी सिचुएशन में ये कहा गया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो एक स्टेट है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ टेस्ट ले डाउन किए गए कि अगर स्टेट, हमें ये चेक करना है कि स्टेट की इंस्ट्रूमेंटेलिटी या एजेंसी है कि नहीं, तो उसके लिए कौन कौन से टेस्ट होंगे, कैसे हमें पता चलेगा। अच्छा, ये भी कोर्ट ने बता दिया कि जो जिन टेस्ट के बारे में अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ ये एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब ये नहीं कि यही होने चाहिए, यही कंडीशंस होनी चाहिए, इनके अलावा भी हो सकती हैं। लेकिन जस्ट टू इलस्ट्रेट, जस्ट टू गिव एग्जाम्पल, ये सारे कुछ 4-5 रूल्स बताए हैं कोर्ट ने, जिनको हम ध्यान में रखकर ये चेक कर सकते हैं, बट इनके अलावा भी कंडीशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन बताई गई कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उस एंटिटी के, वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड हो रहे हैं। जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो स्टेट या फिर सेंट्रल की तरफ से आ रहा है। वो जो फंडिंग है उस कॉर्पोरेशन की, चाहे वो कॉर्पोरेशन हो या कोई सोसाइटी हो रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो वो स्टेट के द्वारा हो रहा है। स्टेट का मतलब यहाँ पर पॉलिटी वाला स्टेट है, स्टेट और यूटी वाला स्टेट नहीं। दूसरी कंडीशन है कि स्टेट का यानी राज्य का डीप एंड परवेसिव कंट्रोल होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि जो एंटिटी का फंक्शन है वो गवर्नमेंट फंक्शन हो। गवर्नमेंट फंक्शन कहें तो जो पब्लिक फंक्शंस होते हैं, जो गवर्नमेंट के तमाम तरह के फंक्शंस होते हैं, उस तरह का फंक्शन होना चाहिए। चौथी कंडीशन बताई, चौथा टेस्ट बताया कि अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट और उसको जाके आपने किसी बॉडी कॉर्पोरेट को ट्रांसफर कर दिया, तो ये दिखाता है कि आपका ही हिस्सा है, वो स्टेट का ही हिस्सा है, तभी तो आपने ट्रांसफर किया। इसके अलावा पांचवी इंपॉर्टेंट चीज, क्या वो एंटिटी जिसको हम जज कर रहे हैं कि वो स्टेट है कि नहीं, क्या वो मोनोपोली किसी तरह की एक्सरसाइज कर रही है किसी बिजनेस और ट्रेड में, और वो जो मोनोपोली है वो या तो स्टेट उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, या तो उसको शील्ड कर रहा है, या तो स्टेट ने ही उसको वो मोनोपोली प्रोवाइड करके रखी है। तो ये कुल 5 टेस्ट हैं जिनको आप देख सकते हैं कि अगर ये खरी उतर रही हैं तो स्टेट की इंस्ट्रूमेंटेलिटी या एजेंसी हो सकती है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी या इनकॉर्पोरेशन। ओके, तो इसके बाद कुछ और केसेस हम देख लेते हैं। जैसे सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी और इसलिए वो एक स्टेट है। यूपी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस विजय नारायण में कहा गया कि यूपी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक स्टेट है।
अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत सिग्निफिकेंट केस है। इसमें ये हेल्ड किया गया कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 स्टेट है। ऐसी सोसाइटी जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, वो सोसाइटी एक स्टेट है। बीएस मिन्हास वर्सेस इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बाद में निर्णित किया गया कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एक स्टेट है। इसी तरह से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये सब जो हैं, और इनके अलावा और भी बहुत सारी एंटिटीज थी जिनको हेल्ड किया गया कि ये स्टेट है। तो अब जो है, अब हमारे सामने एक सवाल आ जाता है कि देखिए, एग्जीक्यूटिव जो है वो चाहे यूनियन की हो चाहे वो स्टेट की हो, उसको हमने स्टेट मान लिया। इसके बाद पार्लियामेंट हो या लेजिस्लेचर हो यूनियन की या स्टेट की, उसको हमने स्टेट मान लिया। लोकल एंड अदर अथॉरिटीज को भी समझ लिया कि क्या है। तो अब एक सवाल उठा कि जुडिशरी यानी न्यायपालिका जो कि वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट है, क्या वो स्टेट है या नहीं है? तो ये है तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, जिसको कि आंसर करना इतना इजी नहीं है। कुछ केसेस में देखिए ये होल्ड किया गया कोर्ट्स के द्वारा कि जुडिशरी स्टेट है, और कुछ केसेस में ये भी होल्ड किया गया कि स्टेट नहीं है। वीएन शुक्ला जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बहुत अच्छे ऑथर हैं, उन्होंने ये ओपाइन किया, उनका ये ओपिनियन है कि जुडिशरी को स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत रखना चाहिए। इसी तरह से जस्टिस एच.एम. सीरवाई का भी यही ओपिनियन है कि जुडिशरी जो है वो स्टेट ही है। तो यहाँ पर हम कुछ केसेस देख लेते हैं, जैसे कि नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पर ये हेल्ड किया गया कि हाँ जरूर जुडिशरी स्टेट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के अंदर हाई कोर्ट को कोई रिट इशू नहीं कर सकती है, क्योंकि वहां पर हाई कोर्ट की जो रूलिंग होगी वो किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर रही है, जिसके अगेंस्ट जाकर के आप आर्टिकल 32 की रेमेडी मांग रहे हैं। तो इसलिए हालांकि माना तो गया, जुडिशरी को स्टेट माना गया, लेकिन ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर कोई रिट इशू नहीं कर सकेगी हाई कोर्ट को। नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। इसके बाद प्रेम गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर एचपी के केस में, एआर अंतुले वर्सेस आरएस नायक के केस में, एनएस मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ये कहा गया कि जहां पर न्यायालय एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एक्सरसाइज कर रही है, जैसे कि ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना, तो वहां पर वो एक स्टेट माना जा सकता है, उसे एक स्टेट माना जा सकता है। लेकिन जहां पर वो अपने जुडिशियल फंक्शन एक्सरसाइज कर रही है, तब वो स्टेट की परिभाषा से बाहर रहेगा। रतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में कहा गया कि जुडिशरी स्टेट नहीं है, क्योंकि देखिए जहां पर जुडिशरी के द्वारा ये कहा गया है कि जुडिशरी स्टेट नहीं है, तो वहां उसके पीछे लॉजिक ये है कि आर्टिकल 12 में कहीं पर भी एक्सप्रेसली कहा नहीं गया है कि जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को तो एक्सप्रेसली कहा गया है कि वो स्टेट की परिभाषा में आता है, लेकिन जुडिशरी को ऐसा एक्सप्रेस टर्म्स में कहीं पर कहा नहीं गया है। तो ये लॉजिक रहता है इसके पीछे। लेकिन अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसा प्रोफेसर वीएन शुक्ला का मत है या जस्टिस एच.एम. सीरवाई का मत है, जुडिशरी कंप्लीटली स्टेट की परव्यू से बाहर भी नहीं रह सकती। जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस की बात है, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं जस्टिसेस के, तो वहां पर कैसे उनको स्टेट की परिभाषा से बाहर रखा जा सकता है। लेकिन हाँ, जहां तक उनके जुडिशियल पावर को एक्सरसाइज करने की बात है, तो वहां पर भी इस पर डेलिब्रेशन होना चाहिए। जुडिशियल फंक्शन को भी कंप्लीटली हम एक्सोनरेट नहीं कर सकते कि वो स्टेट की परिभाषा से बिल्कुल बाहर रखा जाए। इस पर विवेचना होनी चाहिए, डेलिब्रेशन होना चाहिए, और फिर इसका कोई सोल्यूशन जो है वो निकलना चाहिए कि जुडिशरी स्टेट है या नहीं है। होपफुली आगे जुडिशरी खुद इस पर सुटेबल ओपिनियन रखेगी। तो थैंक यू गाइज, ये था आज का मेरा आर्टिकल 12 का एक्सप्लेनेशन।
केस लॉज के साथ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट भी जरूर करें और बताएं कि आप किस तरह के कंटेंट को जानना चाहेंगे इंटरनेट पे, जिसकी डार्थ हो, कमी हो। आप मुझसे कहें तो मैं उस सब्जेक्ट पर जरूर कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो बनाऊं और डिटेल में बनाऊं। थैंक यू।